ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? जो भी व्यक्ति जिस धर्म की कट्टर राजनीति करता है, असल में वो उस धर्म का फायदा नहीं नुकसान कर रहा होता है। आज जिस हिंदू बच्चे के हाथ में कलम, किताब, रोजगार होना चाहिए, उसको उसके हाथ में धर्म के झंडे पकड़ा दिए बीजेपी आरएसएस वालों ने कि भाई धर्म खतरे में आ गया है, धर्म की रक्षा करो। मेरे दादा 2014 से पहले इनके सपोर्टर होते थे, मीडिया के उसमें बहक के, वो 2014 के तुरंत बाद मोदी के बहुत कट्टर विरोधी बन गए। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। जब चुनाव का टाइम आता है तो हमारा ही समाज के लोग धर्म, जातीय क्षेत्र, दारू की बोतल और 2000 के नोट में वोट डालते हैं। जब तक हम अपने मुद्दों पे वोट नहीं डालेंगे, जब तक हम खेती किसानी नौजवानों के मुद्दे पे वोट नहीं डालेंगे, तब तक ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख राजनेता इसी तरीके से हमारे ऊपर शासन करेंगे, इसी तरीके से हमारे सर पे बैठ के रहेंगे। ये ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ यूथ लीडर ने किसानों से गलबात करते हैं। अभिमन्यू साहब नाल ने। अभिमन्यू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। पंजाबी बोलोगे हिंदी? मैं हिंदी बोलूंगा, आप पंजाबी में सवाल कीजिए। हिंदी ते पंजाबी का मिक्स कॉम्बीनेशन रखांगे क्योंकि पंजाबियों को भी समझ आ जाए, उधर हरियाणे वालों को इन्हां दी गल भी समझ आ जाए। अभिमन्यू किस तरह देखते हो 27-28 सालों की उम्र है थोड़ी, तुसीं जिक्र मैं पूछा थोड़े तो कितनी उम्र है अभिमन्यू, तुसीं कहा 27-28 साल के करीब उम्र है मेरी। तजर्बा किवें दा रहा, किवें दे एहसास दिते हैं तुहानूं किसान अंदोलन ने? देखो, मैं लगभग 10 साल से सामाजिक जीवन में हूँ। 2010 में जब अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू हुआ था करप्शन के खिलाफ, तो उस समय हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नए नए गए थे और उसी समय से हमने सामाजिक जीवन में शुरू हो गए थे। मेरी हमेशा से एक विचारधारा रही और मेरे माता पिता ने, उस परमात्मा ने, उस रब ने एक ये विचार दिया दिमाग में कि हर कोई व्यक्ति अधिकार तो चाहता है लेकिन कोई जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। यानी एवरीबडी वांट राइट्स बट नोबडी इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में खराबियां हैं तो हमें आगे बढ़ के आना पड़ेगा और उन खराबियों को दूर करने की, उन खराबियों को सही करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2014 में जब ये मोदी सरकार आई, उससे पहले भी हम ये कहते थे लोगों के कि भाई ये जो सो कॉल्ड गुजरात मॉडल है, ये किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, भाईचारा विरोधी है, देश विरोधी है। लेकिन उस समय पूरा देश एक मोदी लहर में पागल हो गया था और लोग हमें कहते थे कि भाई आप तो मोदी विरोधी हैं, आप तो बस, आपको तो विरोधी करना है। लेकिन हम उस समय ये इसलिए कहते थे कि भाई ये भी चल गई सी कि जो मोदी विरोधी है वो हिंदू विरोधी है, ये भी चीज चल गई, ये भी चल गई थी। मैं उस समय भी ये बात क्यों कहता था, मेरा कोई पर्सनल कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। मैं 2014 से पहले गुजरात में जाके आया था और हमने वहाँ के शहर का और गांव के सिस्टम में जो जमीन आसमान का फर्क था, जो वहाँ किसानों की दयनीय हालत थी, जो वहाँ पे कोई मंडी सिस्टम नहीं था, उससे जो किसान वहाँ का परेशान होता था, ये सब हमने चीजें देखी थी, समझी थी। जो वहाँ पे लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांटा गया था, ये हमने देखा था। जो वहाँ पे दंगे के बाद माहौल बनाया गया था, वो हमने देखा था। तो उस अनुभव के आधार पे हम गुजरात मॉडल का विरोध करते थे। लेकिन उस समय एक ऐसा माहौल बना दिया गया, कुछ लोग बह गए भावना में, और भावना में बहे तो क्या, वो मीडिया ने ऐसा एक माहौल बना दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जिसको आज गोदी मीडिया ही बोलते हैं, अधिकतर चैनल्स ने एक बड़ा अजीब तरह का माहौल बना दिया। जब ये 2014 में लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस लेके आए थे किसानों की जमीन छीनने के लिए, आज जो ये 3 कानून लाए गए हैं ये भी किसानों की जमीन छीनने के लिए हैं। 2014 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आई थी मोदी सरकार, वो भी अध्यादेश था, वो भी ऑर्डिनेंस था, क्योंकि इनका तानाशाही सोच है ना, इसलिए हमेशा ऑर्डिनेंस लाते हैं। इसलिए ये तो उस समय जब हुआ तो हमने पूरे देश भर में मोबिलाइजेशन की, सभी संगठनों ने मिलकर, और 3 बार मोदी सरकार का लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट पे कोलैप्स कर गया था, यानी गिर गया था और इनको वापस हटना पड़ा था। तो अब ये दोबारा से उसी अपनी विचारधारा पे आगे चल रहे हैं। ये इनका एजेंडा एक है मोदी सरकार का, वो एजेंडा ये है, और इससे पहले भी जो सरकारें रही WTO के बाद से, 1990 के दौर के बाद से, उन सबका एजेंडा ही ये है कि भाई खेती बाड़ी को इतना घाटे का सौदा बना दिया जाए कि किसान खुद अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाए औने पौने दामों के ऊपर। जब किसान औने पौने दामों पे जमीन बेचने को मजबूर होगा तो उससे कॉर्पोरेट यानी अंबानी अडानी जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करते हैं, उन्हें 2 फायदे होंगे। पहला तो उनको बहुत सस्ती जमीन मिल जाएगी,
दूसरा, उनको जो किसान जिनकी जमीन बिक जाएगी वो मजदूर बन जाएंगे, तो इन कंपनियों को दूसरा सस्ते लेबर मिल जाएंगे बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये इनका एजेंडा है, खेती बाड़ी को खत्म कर दो और किसानों को मजदूर बना दो, बंधुआ मजदूर बना दो। कह रहे हो कि ਅਸੀਂ गुजरात जाके आए, गुजरात मॉडल देख के आए, फिर ਲੱਗਿਆ ਕਿ गुजरात मॉडल ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ गुजरात मॉडल देख के आओ, पूरे देश 'ਚ गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। देखो, वो जो गुजरात मॉडल हो गया ना लागू पूरे देश में, पूरे देश का बंटाधार हो गया, पूरा देश बर्बाद कर दिया इन्होंने। अर्थव्यवस्था के मामले में बर्बादी, बेरोजगारी के मामले में बर्बादी, किसानों की आत्महत्या के मामले में बर्बादी करा दी इन्होंने। कितनी आत्महत्याएं बढ़ गई आप देखिए, किसानों की एमएसपी गिराने के नाम पे इन्होंने बर्बादी करा दी। इन्होंने लोगों को धर्म और जाति के नाम पे लड़वाने में देश की बर्बादी करवा दी, तो देश को बर्बाद कर दिया ना। तो जो हम उस समय 2014 से पहले कहते थे, हम बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे दादाजी हैं, वो 2014 से पहले वो भी कहते थे कि भाई हो सकता है ये बहुत अच्छा आदमी निकले, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था कि 1 रैंक 1 पेंशन देंगे फौजियों को। लेकिन 2014 के बाद जब ये प्रधानमंत्री बने, OROP नहीं दिया, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, वहां से इनकी पोल खुल गई। तो जो उस समय मेरे दादा 2014 से पहले इनके सपोर्टर होते थे मीडिया के उसमें बहक के, वो 2014 के तुरंत बाद मोदी के बहुत कट्टर विरोधी बन गए। मोदी के नहीं, मोदी की गलत नीतियों के विरोधी बन गए। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो उस समय तो 2014 से पहले मोदी की वाहवाही करते थे, वो बहकावे में आके आज वो मोदी सरकार की नीतियों के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। तो उस गुजरात मॉडल ने देश का नुकसान बहुत कर दिया। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता उन्होंने, किस तरह सोचते हैं लोग हरियाणा के? देखो, जो भी व्यक्ति, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जो भी व्यक्ति जिस धर्म की कट्टर राजनीति करता है, असल में वो उस धर्म का फायदा नहीं नुकसान कर रहा होता है। आज जिस हिंदू बच्चे के हाथ में कलम, किताब, रोजगार होना चाहिए, उसको उसके हाथ में धर्म के झंडे पकड़ा दिए बीजेपी RSS वालों ने कि भाई धर्म खतरे में आ गया है, धर्म की रक्षा करो। अरे भाई, उसको कलम किताब पकड़ाओ, उसको रोजगार दो, उसको बहकाओ मत। अब एक बात देखिए, अमित शाह अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू बताते हैं, लेकिन अमित शाह का बेटा जय शाह क्या करता है, वो विदेश में जाके वो BCCI का जो क्रिकेट बॉडी है उसका जनरल सेक्रेटरी भी बन गया, और विदेश में जाके सभी धर्मों के लोगों के बीच में बैठता और पैसे कमाता है। और ऐसा कौन सा उसका फार्मूला है बिजनेस का कि एक ही साल में 16,000 गुना प्रॉपर्टी वो बढ़ा गया? उसका फार्मूला ये है कि लूटो और राज करो। और आम आदमी जिसके हाथ में रोजगार होना चाहिए, उसको धर्म के नाम पे अंधा बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे उसको मूर्ख बनाया जा रहा है उसको। तो हमारा ये कहना है, जो भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति सिख धर्म के कट्टरवाद की बात करता है, इसका मतलब वो सिख धर्म का फायदा नहीं, सिख धर्म का नुकसान कर रहा है। कोई हिंदू धर्म के कट्टरवाद की बात करता है तो वो हिंदू धर्म का फायदा नहीं, नुकसान कर रहा होता है। कोई यदि मुस्लिम धर्म के कट्टरवाद की बात करता है तो मुस्लिम धर्म का फायदा नहीं, नुकसान कर रहा होता है। आप देखिए एक चीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों के नाम पे राजनीति की, लेकिन उससे हुआ क्या? मुसलमान भाई हमारे नौजवान सारे पिछड़ गए, ना वो नौकरियों में रहे, ना वो कहीं और रहे। फिर उनको समझ में आया बाद में, फिर उन्होंने पढ़ाई पे भी ध्यान दिया, सारी चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया। और एक मैं अंतिम बात कहता हूँ, जो लोग ये बीजेपी वाले कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के वो रक्षक है, हिंदू धर्म के रक्षक है, तो मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देंगे, क्या ये हिंदू किसानों को अलग से MSP दे रहे हैं क्या? क्या ये हिंदू किसानों को फसल पे अलग से बोनस दे रहे हैं क्या? क्या ये हिंदू नौजवानों को अलग से रोजगार दे रहे हैं क्या? क्या जो मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं, मुस्लिम कट्टरवाद की, क्या वो मुसलमान किसानों को अलग से MSP दे रहे हैं क्या? क्या वो मुसलमान नौजवानों को अलग से रोजगार दे रहे हैं क्या? जो सिख या जो क्रिश्चियन धर्म के कट्टरवाद की बात करते हैं, क्या वो सिख और क्रिश्चियन नौजवानों को अलग से रोजगार दे रहे हैं क्या? क्या उन किसानों को अलग से MSP, अलग से बोनस दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। ये लोग, जो ये राजनीतिक वर्ग है, जो ये राजनीतिक क्लास है, ये ऊपर सारे के सारे एक ही हैं। ये ऊपर अपने बीच में तो ना जाति समझते ना धर्म समझते, इनका एक ही धर्म है, राजनेताओं की एक ही जाति है, वो है लूट मचाओ राज करो। और हमारे जैसे भोले आदमियों को, किसानों को, नौजवानों को धर्म और जाति के नाम पे लड़वा देते हैं। और ये हमारे समाज की भी गलती मैं मानता हूँ, हमारे समाज की भी गलतियां में अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। जब चुनाव का टाइम आता है तो हमारा ही समाज के लोग धर्म, जातीय क्षेत्र, दारू की बोतल और 2000 के नोट में वोट डालते हैं। जब तक हम अपने मुद्दों पे वोट नहीं डालेंगे, जब तक हम खेती किसानी नौजवानों के मुद्दे पे वोट नहीं डालेंगे, तब तक ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख राजनेता इसी तरीके से हमारे ऊपर शासन करेंगे, इसी तरीके से हमारे सर पे बैठ के रहेंगे। ये जिस दिन हम अपने मुद्दों पे वोट डालना सीख गए, वोट किसी को डालो, वो कोई एजेंडा नहीं, लेकिन अपने मुद्दों पे वोट डालो,
अपने धर्म और जाति और राजनीति के मुद्दों पर, अपने क्षेत्र के मुद्दों पे वोट मत डालो। अपनी किसानी के मुद्दे पे, अपने एमएसपी के मुद्दे पे, अपने रोजगार के मुद्दे पे, अपने भाईचारे के मुद्दे पे, अपने शिक्षा के मुद्दे पे, अपने स्वास्थ्य के मुद्दे पे वोट डालो। उस दिन देखो ये सारे राजनेताओं पे लगाम कस जाएगी। निजी हित छड़ने पैणगे पर उसके लिए भी सब तो इंपोर्टेंट चीज है। भाई जाति धर्म क्षेत्र से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा ना। ये हमारे देश की सच्चाई आप मना नहीं कर सकते कि यहाँ पे दारू की बोतल में वोट पड़ता है ना, यहाँ 2000 के नोट में वोट पड़ता है ना, यहाँ लोग जाट गुज्जर ब्राह्मण दलित के नाम पे वोट डालते हैं ना, यहाँ लोग हिंदू सिख मुसलमान ईसाई के नाम पे वोट डालते हैं ना। जब तक हम इन चीजों में फंसे रहेंगे, जब तक हम इन चीजों के नाम पे वोट डालते रहेंगे, तब तक हम इसी तरीके से पिछड़ते रहेंगे। जो धर्म होता है, धर्म हमारा इंटरनल मामला है, धर्म आस्था का मामला है, धर्म हमें अंदर से शांति देने का मामला है। धर्म राजनीति करने का मामला थोड़ी है, जाति राजनीति करने का मामला थोड़ी है, अक्षेत्र राजनीति करने का मामला थोड़ी है। तो इन चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ਮੰਨੂ ਕੁਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਨੂ ਕੁਹਾੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਦਿੱਲੀ।